जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, बता दें आपको बिहार दरोगा मेंस का जो खान सर के द्वारा टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, जिसमें वीकली टेस्ट के रूप में आपको 1 से लेकर 22 टेस्ट तक करवाया जाएगा। उसका आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। टेस्ट नंबर फर्स्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन फर्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा का प्रवाह। मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। हाँ, देखिए अब कह रहा है कि अभिकथन फर्स्ट कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक। ठीक है, कह रहा है एक दिशिक प्रवाह होता है। और कारण आर कह रहा है कि स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, और शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। याद रखिए फ्रेंड्स, एक दिशीय प्रवाह जो होता है किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है, और हरे पौधे और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यह ऊर्जा पौधे से शाकाहारियों और फिर मांसाहारियों की ओर केवल एक दिशा में बहती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपसे। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ कथन कर रहा है कि पहला कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता, बिल्कुल सही है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन यानी ऑक्सीडेशन, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 सही है। ठीक है, 4 नंबर क्यों नहीं सही है? क्योंकि याद रखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, उपचयन नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? अपचयन होता है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कौन कथन सत्य है, तो कथन 1 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, केवल फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड कह रहा है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्शन इन प्लांट्स के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ कह रहा है कि जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज के लवणों का वहन करता है, ये सही है। आपसे क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा यानी ATP के उपयोग से आपको पूरा होता है, ये भी सही है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर डी नंबर कि जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल केवल मूल दाब यानी रूट प्रेशर है, वाष्पोत्सर्जन का इसमें कोई योगदान नहीं है। फ्रेंड्स, ये कथन जो हो जाएगा आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन आपसे गलत पूछ रहा है तो डी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या सही होगा? याद रखिएगा कि जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है वह केवल मूल दाब यानी रूट प्रेशर है, वाष्पोत्सर्जन का संबंध कोई योगदान नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको डी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स कि ऊंचे वृक्षों में जल का ऊपर तक पहुंचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव यानी ट्रांसपायरेशन पुल जो होता है सबसे महत्वपूर्ण बल होता है। ठीक है, ना कि मूल दाब। तो ये याद रखिए आपको डी नंबर गलत हो जाएगा। बाकी 1 2 3 सही है। आपसे कथन पूछ रहा है असत्य, तो यहाँ पर डी नंबर असत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे सुलमित करना है आपको पाचक रस या एंजाइम दिया है, और सेकेंड सूची में आपको कार्य और विवरण के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर का यहाँ पे देखिए लार्ज जो एमलेस हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा आपको मड स्टार्च जटिल अणु को
सरल शर्करा में खंडित करना, सरल शर्करा में खंडित करना, ये लार एमिलेज का काम है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हम लोग को पेट में पाया जाता है HCl, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अम्लीय माध्यम तैयार करना जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे पित्त रस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ 4 नंबर, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे पित्त रस जो हो जाएगा, ये हो जाएगा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित करना, यानी इसको हम लोग इमल्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, और लाइपेज क्या हो जाएगा, लाइपेज को पता है फ्रेंड्स, लाइपेज क्या हो जाएगा आपको इमल्सीकृत वसा का पाचन करना। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे आपको हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, देख लेते हैं ऑप्शन से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपको A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा में पोषण के चरणों का सही क्रम कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया हुआ आपको, सही क्रम पूछ रहा है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही क्रम हो जाएगा, देखिए इस पहले हो जाएगा आपको पहले हो जाएगा आपको कुटपाद द्वारा भोजन को घेरना, पहले नंबर पे ए हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा खाद्य का निर्माण करना, यानी पहले नंबर पे ए हो जाएगा, 2 नंबर पे ए हो जाएगा, 3 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन और कोशिका द्रव्य में विशरण, ये 3 नंबर पे हो जाएगा। और लास्ट में आपको अपच पदार्थों का कोशिका सतह से बाहर निष्कासन, ये 4 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही क्रम बताना है, सही क्रम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4, उसके बाद 3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की विधिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है, आपको पहचान करना है। तो यहाँ पे देखिए राइट कथन जो हो जाएगा आपको यहाँ पे कलाजार के रोगाणु लेशमानिया में द्विखंडन बाइनरी फ्यूजन एक निर्धारित तल से होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति के कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं, ये भी सही है। और यहाँ देखिए आपको स्पाइरोगाइरा विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है, यह प्रक्रम को हम लोग खंडन कहते हैं। फ्रेंड्स ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 4 नंबर जो हो जाएगा राइजोपस में जनन मुकुलन होता है, राइजोपस में जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये आपको गलत हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है आपसे, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन पर विचार करना है। कह रहा है कि मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य पहचानना है। 7 नंबर का देखिए आपको यहाँ पे F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे लंबे थे, कोई भी पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था, बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे F2 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, बौनापन का लक्षण पूरी तरह से समाप्त हो गया था, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि टी यानी लंबाई एक प्रभावी लक्षण है, जबकि टी बौनापन एक अप्रभावी लक्षण है, ये सही हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। 1 और 3 कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लक्षण कैसे व्यक्त होते हैं, इस प्रक्रिया के सही क्रम का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले जीन हो जाएगा, उसके बाद प्रोटीन, फिर हार्मोन, तब लक्षण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जीन जो होता है डीएनए का एक खंड प्रोटीन बनाने के लिए सूचना प्रदान करता है, ये प्रोटीन अक्सर एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, कि जो
हार्मोन के संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं और हार्मोन अंततः लक्षणों जैसे ऊंचाई को निर्धारित करते हैं। कोशिका के भीतर डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का मुख्य स्रोत होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि कोशिका के भीतर डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, किसी भी विशिष्ट लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का आपको पालन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ZNO का अपचयन और C का उपचयन हो रहा है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो ZNO, ठीक है, क्या हो रहा है, याद रखिएगा आपको, ZNO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और C का उपचयन हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन खो रहा है फ्रेंड्स, उसको अपचयन बोल रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन खो रहा है उसको अपचयन, और कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है उसको हम लोग उपचयन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या कर रहा है फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया में ZNO क्या कर रहा है, ये आपको इस अभिक्रिया में ZNO से ऑक्सीजन हट रही है, मतलब दूर जा रही है, इसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, मतलब अपचयन क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और C में ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, C में क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी उपचयन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, जो आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर C हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अभी कथन दिया हुआ है कि ग्लूकोज और एल्कोहल के बिलियन विद्युत का चलन नहीं करते हैं, और कारण आर कह रहा है कि एक भी उनमें हाइड्रोजन होता है, लेकिन वे जल में आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो बताना आपको इसमें कौन सा कथन जो है वो सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, याद रखिए कि किसी विलयन में विद्युत चालन के लिए मुक्त आयने फ्री आयंस जो होते हैं की उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, और ग्लूकोज और अल्कोहल जल में घुलने पर आयने में नहीं टूटते हैं, इसलिए वे नॉन कंडक्टर हैं, यानी कुचालक होते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखिए कि विद्युत धारा का प्रवाह आवेशित कणों, इलेक्ट्रॉन या आयन की गति से होता है। ठीक है ना, चलिए इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि अयस्कों का आपको सांद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ऑर्स की प्रक्रियाओं के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, मतलब जो गलत है उसका हम लोग चयन करेंगे। इसमें गलत क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण कार्बन के साथ गर्म करके आपको प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं कौन सी हो जाएगा, आपको पोटेशियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना कि धातुएं कार्बन के साथ गर्म करने पे प्राप्त नहीं की जा सकती है। यहाँ पर लिख रहा है कि गर्म करके प्राप्त किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर की कह रहा है धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है, परिष्करण आपको के दौरान क्या होता है। तो ये क्या होता है, याद रखिएगा, अशुद्ध धातुओं को एनोड और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि विद्युत अपघटन के दौरान धातु के आयन एनोड यानी अशुद्ध से निकलकर विलयन बन जाते हैं और फिर कैथोड यानी शुद्ध पर जाकर जमा हो जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है यहाँ पे कि अभिकथन फर्स्ट कह रहा है कि कार्बन के यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक आयोगों की तुलना में काफ़ी कम होती है। क्या कह रहा है कि कार्बन के यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में काफ़ी कम होते हैं, और कारण आर कह रहा है कि कार्बन यौगिकों के
अणुओं के बीच आपको अंतरा अणुक बल, ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स दुर्लभ होते हैं। ठीक है, तब से पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे 13 नंबर का याद रखिएगा, हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गोलीय दर्पणों के संबंधित शब्दावली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, मतलब पोल कहते हैं, तो सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है वक्ता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर दर्पण का भाग नहीं होता है और परावर्तक पृष्ठ से बाहर स्थित होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने होता है जबकि उत्तल दर्पण में पीछे होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, ये आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपको हो जाएगा कि संबंध क्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी नहीं होती है बल्कि क्या होती है, दोगुनी होती है। याद रखिएगा क्या होती है, यहाँ पे आधी नहीं होती है, दोगुनी होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं नीचे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 सही हो जाएगा कथन में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ठीक है, मैं तो छोटा कर देता हूँ। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे कह रहा है कि अभिकथन फर्स्ट कि किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, और करण आर कह रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध, ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए ताकि उससे परिपथ से गुजरने वाली धारा के मान को अधिक परिवर्तित ना करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर, याद रखिएगा, हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है ताकि पूरी धारा इससे गुजरे, इसका कम प्रतिरोध परिपथ को प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। चलिए इसके बाद देखिए कह रहा है कि 16 नंबर MRI मतलब मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन देखिए कि हमारे शरीर के तंत्रिका आवेगों के गमन से एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार शरीर में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन यानी प्रोटॉन से होते हैं, बिल्कुल सही है। हृदय और मस्तिष्क शरीर के दो मुख्य अंग हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन महत्वपूर्ण होता है, तो फिर ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 सभी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 70 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है कि इंद्रधनुष के निर्माण में घटित होने वाली परिघटनाओं का सही क्रम क्या होगा, आपको बताना है। सही क्रम क्या हो जाएगा, अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, उसके बाद अपवर्तन, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, अपवर्तन होता है, उसके बाद विक्षेपण होता है, उसके बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, उसके बाद आपको अपवर्तन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा कि नेत्र के समंजन क्षमता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए हुए फ्रेंड्स, तीनों कथन में आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखना है कह रहा कि पक्षमाभी पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है, बिल्कुल सही है। उसको कह रहा है कि निकट की वस्तुओं देखने पर पक्षमाभी पेशियाँ सिकुड़ती है, लेंस की वक्रता बढ़ती है और फोकस दूरी घट जाती है, ये भी सही है। उसके बाद ये कह रहा है कि एक स्वस्थ युवा नेत्र की समंजन क्षमता का परिसर 25 सेंटीमीटर से अनंत तक जाता है, फ्रेंड्स ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कथन 1, 2 और 3 सभी कथन जो हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे देखिए अभी कथन दिया हुआ ए कि मिश्र धातुओं, ठीक है, का उपयोग
विद्युत स्तरी टोस्टर आदि तापन युक्तियों में किया जाता है। और कारण आर कह रहा है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अव्ययी शुद्ध धातुओं की अपेक्षा कम होती है और इनका उच्च ताप पर शीघ्र ही आपको क्या होता है, उपचयन यानी दहन होता है। आपको नीचे ऑप्शन दिया, बताना कौन सा ये। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको ए सही हो जाएगा। ठीक है, अभी कथन एक सही हो जाएगा लेकिन कारण आर जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर क्या है, इस ऑप्शन में गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 20 नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर कि कह रहा है कि परितंत्र यानी इकोसिस्टम्स के घटकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। आप 3 कथन दिए हुए हैं, आप बता रहे कौन सा कथन आपको सत्य है। तो देखिए 20 नंबर में आपको हो जाएगा, किसी क्षेत्र के सभी जीव यानी जैव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बगीचा और खेत प्राकृतिक परितंत्र, प्राकृतिक परितंत्र मतलब नेचुरल इकोसिस्टम के उदाहरण है। तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे कि याद रखिए फ्रेंड्स, आपको हो जाएगा बगीचा और खेत मानव निर्मित, क्या हो जाएगा, बगीचा और खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है, ना कि प्राकृतिक वन। ठीक है, याद रखिए आपको बगीचा और खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है, ना कि प्राकृतिक। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अपमार्जक, ठीक है, अपमार्जक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपको कथन 1 और कथन 3, कथन 1 और कथन 3 सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखते हैं इसका, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर, निम्न में कौन एक सही सुलेमित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सही सुलेमित नहीं है। तो यहाँ देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको डुरंड रेखा। देखिए आपको मैग्नेट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, बिल्कुल सही है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, बिल्कुल सही है। और 30वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में है, बिल्कुल सही है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ रखिए डुरंड रेखा गलत हो जाएगा। आपसे पूछा ना कौन सा गलत है, सुलेमित नहीं है, तो ये हो जाएगा डुरंड रेखा सुलेमित नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश और भारत के बीच में नहीं है, बल्कि डुरंड रेखा कहाँ पे है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा पे स्थित है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, 2 देशों के बीच ये क्षेत्रीय विस्तार को निर्धारित करता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा हमको कि आप सभी को बताना है। ठीक है, मैकमोहन रेखा, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए हमको कि मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में आपको सीमा निर्धारित करता है। कमेंट कीजिएगा मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में स्थित है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि पुराना नाम दिया हुआ है और नया नाम से हम लोग को मैच कराना है, भारत के झीलों का संबंधित राज्यों को मिलान करना है। तो देखिए 22 नंबर आपसे कह रहा है ना, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, देखिए श्याम बोल रहा है ना, तो श्याम का नया नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपको श्याम का नया नाम हम लोग थाईलैंड के जानते हैं। ठीक है, ए का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए फार्मोसा, फार्मोसा पुराना नाम है, तो फार्मोसा का नया नाम क्या हो जाएगा, तो नया नाम क्या हो जाएगा, याद रखिए ताइवान हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया पुराना नाम है, इसका नया नाम क्या हो जाएगा, नया नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसका नया नाम इराक है। ठीक है, अब बर्मा का पुराना नाम है ना, बर्मा का नया नाम क्या है, तो म्यांमार कर दिया गया है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये बता दें आपको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कथन विचार करना है कि कथन ये कह रहा है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, और कारण आर कह रहा है कि उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है,
नीचे आप पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कुट को सही उत्तर में चयन करना है। तो 23 का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर सही है किंतु आर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि काली मिट्टी कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, लेकिन भारतीय काली मिट्टी में जैव तत्व, ठीक है, यानी ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। और काली मिट्टी, ये भी याद रखिए फ्रेंड्स कि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के विखंडन से हुआ है। और इसे काली मिट्टी को अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी का हम लोग काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन 24 कह रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सा कथन सही सुलमित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको सुंदरी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 को आ रहा है कि निम्न कथनों विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि हीराकुंड बांध महानदी पे है, बिल्कुल सही है। रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, बिल्कुल सही है। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पे है, बिल्कुल सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपको 1, 2, 3 और 4 सभी क्या है, सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमें 26 नंबर, चलिए 26 नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुलमित नहीं है, मतलब गलत है। तो 26 का याद रखिएगा आपको कोलेरू झील जो है गोदावरी नदी पे है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये सुलमित नहीं है। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कोलेरू झील गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है, बल्कि ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में आपको स्थित है, एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, कहाँ पे है, गोदावरी नदी पे नहीं बल्कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन कह रहा है कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं 28 नंबर, कह रहा है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको साफ आकाश से, बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, बिल्कुल सही है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 29। चलिए 29 नंबर कह रहा है कि दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम में, क्या कह रहा है, अवरोही क्रम में कह रहा है सजाने के लिए। तो 29 का पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा कोची, उसके बाद कोलकाता, उससे आपको पटना, उसके बाद दिल्ली। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोची जो केरल में है वो मानसून सबसे पहले सर्वाधिक बरसता है, इसके बाद वह उत्तर भारत के मैदान में पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती, घटती है, याद रखिएगा। ठीक है, कोची में क्या होता है 300 सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम होता है कोलकाता में 160 सेमी। ठीक है, उसके बाद पटना में 105 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 से 70 सेंटीमीटर बारिश होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सामान्य वर्षा जो होता है सबसे ज़्यादा कोची में, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद पटना, उसके बाद दिल्ली। मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोची में होता है और घटते घटते दिल्ली में सबसे कम होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी 1960 में आपको सबसे पहले प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए याद रखिएगा कि भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं आपको प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उद्घाटन 17 नवंबर 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, चलिए 31 नंबर देखिए, कह रहा है कि
नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, इन्हें विचार करना है। कथन ये कह रहा है कि गोंड्सवाना सेल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। और करण आर कह रहा है कि अधिकांश लौह धातु और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ सेल समूह से संबंधित है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स इसका हो जाएगा, याद रखिएगा आपको ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 32 नंबर देखिए मैच करना है। इसका क्या हो जाएगा, आपको कह रहा है खनन क्षेत्र दिया हुआ है और खनिज संपदा से मैच करना है। देखिए कालाहांडी जो है, कालाहांडी ये क्या हो जाएगा, तो कालाहांडी याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको बॉक्साइट से। ठीक है, कालाहांडी क्या हो जाएगा, वो बॉक्साइट से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उड़ीसा का कालाहांडी बॉक्साइट के लिए आपको प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। उसके बाद जावर कह रहा है ना फ्रेंड्स, तो जावर देखिए यहाँ पे जावर जो हो जाएगा, ये आपको जावर कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है और जस्ता और सीसा के लिए जाना जाता है। जावर किसके लिए, तो जस्ता और सीसा के लिए जाना जाता है, खनिज संपदा है। कुलार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कुलार याद रखिएगा, कुलार हो जाएगा आपको कर्नाटक में पाया जाता है कुलार। ठीक है, और यहाँ पे सोना, सोना के लिए विख्यात है कुलार जी। ठीक है, सोना आपको खनिज संपदा के लिए विख्यात है। उसको देखिए मोशाबानी, मोशाबानी कहाँ पड़ता है, तो मोशाबानी झारखंड में पड़ता है, यह तांबा के लिए आपको विख्यात है। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर देखते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 33 नंबर कह रहा है कि निम्न में किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, मतलब शोक पर्व के रूप में मनाते हैं थारू लोग, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स दीपावली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि थारू जनजाति के लोग दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं, इसलिए वे इस खुशी के त्यौहार के बजाय शोक पर्व, ठीक है, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए 34 नंबर कि निम्न समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 35 नंबर मैथ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाया तो हम कमेंट कीजिएगा, सॉल्यूशन डाल दूंगा इसका, वहाँ से आप देख सकते हैं। 35 नंबर का सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 36 नंबर फिर से मैथ आ गया। 36 नंबर क्या हो जाएगा, आपको दोपहर 12:48 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर, सिंपल सा है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 37 नंबर का आपको राइट आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 38 का सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर आपको 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 39 का आप सॉल्व कीजिएगा, 39 का आपको 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 40 नंबर। चलिए यहाँ पे 40 नंबर सॉल्यूशन कीजिएगा, मैथ है। 40 नंबर का आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 50 मीटर। उसके बाद देखिए 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 43 नंबर फिर से मैथ आ गया, सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपको 1500 रुपया आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 44 नंबर, ये भी मैथ है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, सॉल्व कीजिएगा आपको 9 वर्ष आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी, ठीक है ना, दिया हुआ है, इसका सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन ए आ जाएगा, फार्मूला यूज करना है यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे 46 नंबर, संवैधानिक लोकतंत्र देश में क्या अपेक्षित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक देश दूसरों देशों से ज़्यादा समृद्ध होते हैं, ये आपको अपेक्षित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 47 नंबर कह रहा है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम मजदूरी ना देना। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूनतम मजदूरी ना देना आपको मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है, तो कैसे नहीं है, तो ए नंबर हो जाएगा आपको, यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है
तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। याद रखिए कि संविधान का अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि यह तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी अगर सरकार इन्हें लागू ना करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन करता है? आर्टिकल 37 कहता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 49 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन क्या हो जाएगा यहाँ पे, याद रखिएगा। कह रहा है कि मंत्री परिषद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य एकांग संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएंगे, याद रखिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि आपको लोकतंत्र के सदस्यों का चुनाव सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, ना कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन करता है? तो याद रखिएगा ये करता है आपको प्रत्येक रूप से जनता करती है, ठीक है, मत से जीत की प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ पे उसको देखिएगा भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 50 नंबर करेंगे प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्री परिषद सभी सदस्य हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपको हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के, ऑप्शन भी यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय विकास परिषद ही वो शीर्ष निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष, सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक एक साथ शामिल होते हैं। और ये भी याद रखना फ्रेंड्स, आपको यहाँ दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपको 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। चलिए 51 नंबर कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है। फ्रेंड्स इसमें जो कथन 4 दिया हुआ है, सत्य जो हो जाएगा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का एक अस्थाई सदन है, परमानेंट। अस्थाई सदन का मतलब क्या होता है? परमानेंट हाउस है। और इसका विघटन, ठीक है, डिसोल्यूशन कभी नहीं होता है, बल्कि इसे 1/3 संसद हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। अब 52 नंबर कह रहा है कि आपको राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत विशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है? तो याद रखिएगा ये आपको प्राप्त है अनुच्छेद 249 के तहत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कि अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह विशेष शक्ति देता है कि वो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, जिससे संसद उस पर कानून बना सके। यह शक्ति लोकसभा के पास नहीं है, केवल राज्यसभा के पास है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में कौन सी संसदीय समिति के कार्यपालिका के नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ये हो जाएगा आपको अधीनस्थ विधान पर समिति, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कौन सा कथन सही है बताना आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको कथन ए और सेकेंड दोनों सही हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 55 नंबर, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो फ्रेंड्स ये जोड़ा गया, आपको याद रखना है, आपको जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। कौन सा शब्द? तो सशस्त्र विद्रोह, ठीक है ना। याद कीजिए फ्रेंड्स कि 1975 में लाए गए आपातकाल के दौरान आंतरिक अशांति शब्द के दुरुपयोग को खोजते हुए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में, ठीक है, उस समय आपको मोरारजी देसाई सरकार द्वारा इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था, ठीक है। और मूल संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के आपको संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए इसके बाद चलते हैं 56 नंबर। कह रहा है कि हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान करना है। तो यहाँ पे असत्य क्या हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे असत्य जो हो जाएगा उसको हम ध्यान में रखते हैं। असत्य हो जाएगा पटना में सर्वाधिक मतदान हुए, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि ऐतिहासिक रुझानों और 2025 के आंकड़ों के अनुसार पटना से शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अक्सर कम रहता है। इस चुनाव में सर्वाधिक मतदान बेगूसराय, ठीक है, आपको दर्ज किया गया है कहाँ, बेगूसराय में, ना कि पटना में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आगे देखते हैं। देखिए 57 नंबर का पुस्तक और लेखक से मिलान करना है। माय बिल्ड्स लाइफ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अमिताभ कुमार हो जाएंगे। स्पीकिंग विथ नेचर के लेखक कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे रामचंद्र गुहा हो जाएंगे। द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल के लेखक जो हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। बिहाइंड द हिग्स बोसान के लेखक हो जाएंगे आपको मणिक कोटवाल। यानी राइट आंसर आपको देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, तो यहाँ पे कह रहा है कि राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में भारतीय टीम को कप्तान कौन थी, भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, तो सलीमा टेटे थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है AI तैयारी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2024 में निम्न किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा आपको केंद्र सरकार के द्वारा अक्टूबर 2024 में, ठीक है, आपको जो भाषा का दर्जा दिया गया है वो आपको दिया गया है पाली भाषा का, प्राकृत भाषा का, बंगाली भाषा का और असमिया भाषा का, ठीक है, उसमें उड़िया भाषा का दर्जा नहीं मिला है। यानी राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे जलप्रपात और जिला से मिलान करना है, जलप्रपात और जिला से। देखिए सोनभद्र जो हो जाएगा ना, याद रखना आपको सोनभद्र किस जिला में पड़ता है, तो सोनभद्र पड़ता है आपको नवादा जिला में। तिलहर कुंड कहाँ पड़ता है, किस जिला में, तो ये पड़ेगा कैमूर में। तुतला प्रपात किस जिला में पड़ेगा, तो ये ससरा में पड़ेगा। और हाथीदह आपको मुंगेर में पड़ेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि असत्य कथन का पहचान करना है। क्या कर रहा है, असत्य कथन का आपको इसमें पहचान करना है। तो असत्य कथन का पहचान करना है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा राइट आंसर, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के कुल 8 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये कथन गलत हो जाएगा, यही असत्य हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स कि बिहार के कुल 8 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, ये गलत हो जाएगा। बिहार के वास्तव में 7 जिले ही, कितना फ्रेंड्स याद रखना है, 7 जिले ही नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ना कि 8, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सातों का नाम क्या हो जाएगा, याद वो भी देख लीजिए फ्रेंड्स। जो बिहार के नेपाल सीमा से लगने वाले 7 थे जिले पश्चिमी चंपारण, पश्चिम से पूर्व की ओर है। पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पाँचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज हो जाएगा। फ्रेंड्स इस सातों जो है जिला आपको बिहार के नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 63 नंबर, कह रहा है कि कौन गलत युग्म का चयन करिए। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा, आपको रश्मि रथी के रचनाकार फणीश्वर रथ रेणु है, ये आपको गलत हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स राइट क्या हो जाएगा, रश्मि रथी यानी सूर्य का सारथी प्रसिद्ध राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का रचना है, ना कि फणेश्वर नाथ रेणु का नहीं है, बल्कि आपको रामधारी सिंह दिनकर का है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुंगेर के तारापुर गोलीकांड में शहीद हुआ स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक वर्ष किस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो प्रत्येक वर्ष आपको याद रखना है 15 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किन्हें भोजपुरी का जन्म कवि के रूप में जाना जाता है, भोजपुरी का। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, भोजपुरी का आपको जन्म कवि कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 66 नंबर,
कह रहा है कि यहाँ पे कि बेटिंग्स फॉर ए वीज़ा किनकी आत्मकथा है। तो याद रखिएगा बेटिंग फॉर ए वीज़ा ये किसकी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर जी की आत्मकथा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो याद रखिएगा ये आपको भरतनाट्यम से है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स याद रखिएगा आपको बता दे रहा हूँ यामिनी कृष्णमूर्ति भारत की एकमात्र ऐसी नृत्यांगना थी जिन्हें भरतनाट्यम तमिलनाडु और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश दोनों शास्त्रीय शैली में महारत हासिल थी। ठीक है ना, ठीक है। याद रखिएगा फ्रेंड्स एक और बात है कि आपके अगर परीक्षाओं में ये दोनों ऑप्शन विकल्प में अगर अलग अलग हो तो अक्सर भरतनाट्यम को ही प्राथमिकता मिलती है। ठीक है ना, पहले आपको प्रथम स्थान भरतनाट्यम को मिलती है, उसके बाद कथकली हो जाएगा। तो याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध आपको भरतनाट्यम से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था। तो नाम क्या था फ्रेंड्स, तो सिद्धार्थ नाम था। याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए भारत में निर्मित पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर सिद्धार्थ था। इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे 69 नंबर। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 10 मार्च को, ये गलत हो जाएगा। कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है, 5 मार्च को याद रखिएगा, ठीक है, ना कि 10 मार्च को। आगे देखते हैं, कह रहा है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन था। तो कौन था, याद रखिएगा वो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेंखो थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 के समय संस्थापक सदस्य के रूप में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर किन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो किन्होंने किया था फ्रेंड्स, तो वो किए थे रामास्वामी मुदालियर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन है 72 नंबर, सॉल्व कीजिएगा, आसान है, राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग आ गया 73 नंबर, सॉल्व कीजिएगा, जो राइट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इसका उसका आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 74 नंबर रीजनिंग है। ठीक है, 74 नंबर क्या है, रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मैं टिक कर दे रहा हूँ आपको, बी आ जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद देखिए 75 नंबर, देखिए रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपको ए आ जाएगा, पति आ जाएगा। उसके बाद देखिए 76 नंबर, 76 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संबंध बताना है, वर्गों के बीच संबंध बताना है आपको। ठीक है, आपको इटालियन, स्पेनिश और भाषा का संबंध बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 76 नंबर का, याद रखिएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आगे 77 नंबर देखिए। ठीक है, रीजनिंग है, सॉल्व कर लीजिएगा, 77 का राइट आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कुछ बोलने वाले लोग या तो अरबी या कोरियाई बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 78 नंबर सॉल्व कीजिएगा, त्रिभुज की संख्या बताना है, राइट आंसर ऑप्शन 10 हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा सही इसका। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 79 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा, आपको रीजनिंग है, सब को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 79 का 12 इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 80 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 80 नंबर का याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, है जिसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, 81 का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 0.42 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन पूछ दिया आपसे 82 नंबर का, ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे 83 नंबर आपको मैथ पूछ दिया, तो 83 नंबर का 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, 84 देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा कथन उपयुक्त में से सही है। तो यहाँ पे केवल बता दें फ्रेंड्स आपको, यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा, बाकी 1 और 2 1 3 गलत हो जाएगा। तो आपसे सही पूछ रहा है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 कथन जो है सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए 85 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में आपको पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। याद रखिए फ्रेंड्स, दिसंबर 1929 में पंजाब की राजधानी लाहौर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस की मांग प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें पहले कांग्रेस केवल आपको डोमिनियन स्टेटस यानी अधिकार की मांग कर रही थी। तो कब पारित हुआ था? तो रखना है आपको दिसंबर 1929 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 कि संगमकालीन किस वंश का राजकीय चिन्ह धनुष था? ठीक है, आपको बताना है कि संगमकालीन किस वंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। तो ये था आपको चेर वंश का। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए प्रारंभिक आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको हो जाएगा चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि गांधी जी 1915 में आपको भारत लौटे। पहला सत्याग्रह कब किए थे? चंपारण में 1917 में किए थे। ठीक है, 1917 में पहला उनका सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल हड़ताल का मिल मजदूरों के साथ किया गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको खेड़ा आंदोलन किया गया था उनके साथ। ठीक है, तुरंत बाद उनके खेड़ा मार्च में आपको किसानों का नेतृत्व किए थे। ठीक है, याद रखिए कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो फरवरी मार्च 1918 में किए थे। और याद रखना आपको खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद ये हुआ था मार्च 1918 में। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 88। चलिए इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक और सैन्य सुधारों में सदर में निम्न कथनों विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड नंबर कथन सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पे कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक सही है। ठीक है ना, केवल एक सही है, वो ऑप्शन कथन नंबर 2 सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको आंदोलन दिया हुआ है, संगठन और संस्थापक से मैच करना है। चलिए मैच कराते हैं हम लोग। देखिए 89 नंबर का आपको हो जाएगा ब्रह्म समाज का स्थापना जो हुआ था, संस्थापक थे वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आर्य समाज का संस्थापक कौन थे? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले थे। यानी राइट आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन का तो बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए फिर से आगे मैच करने वाला घटना दिया हुआ है और वर्ष को मैच करना है। तो 90 नंबर का क्या हो जाएगा? याद रखिए गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो ये 1688 में किया गया था। ठीक है, 1688 में घटित हुई थी। ठीक है, जिसको हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1776 में। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1789 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में विचार करना है। ठीक है, 4 कथन दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 91 में देखिए यहाँ पे एक कथन 1 और कथन 4 जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल 4 गलत है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स केवल जो है वो 4 नंबर कथन गलत है। ऊपर देख लेते हैं, यहाँ देखिए केवल 4 नंबर कथन जो है ये गलत है कि यह व्यवस्था बंगाल और बिहार में लागू हुई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था केवल बंगाल और बिहार में लागू हुई थी, ये कथन गलत हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स कि आपको रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। बंगाल और बिहार में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त
ठीक है, यानी परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ पे डी नंबर गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा, ठीक है, मनसबदारी प्रथा आपकी शुरुआत किस शासक ने की थी, जो मंगलों की दशमलवपति पर आधारित थी। तो 92 नंबर का याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है, 93 नंबर मैच करना है। देखिए यहाँ पे वुड्स डिस्पैच, ठीक है, अधिनियम कब आया था, तो ये आया था आपको याद रखना है 1854 में। हंटर कमीशन कब आया था, तो ये आया था आपको 1882 में। और सैडलर कमीशन कब आया था, ये आया था 1917 में। और वर्धा योजना आपको 1937 में आया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि सूची 1 गुप्तकालीन प्रशासनिक शब्दावली दिया हुआ है, सूची 2 में संबंधित कार्य विभाग दिया हुआ है, उसका तो मैच करना है शब्दावली और कार्य विभाग से। तो यहाँ देखिए महासंधि विग्रहिक का जो कार्य इस शब्दावली ये कार्य किसका विभाग का था, तो याद रखिएगा ये था आपको युद्ध और शांति का मंत्री, विदेश मंत्री बोलते थे, ठीक है। महादंडनायक ये किस विभाग का था, तो ये था याद रखिएगा आपको न्यायाधीश या पुलिस विभाग का प्रधान था, ठीक है। और ये ध्रुवाधिकरण ये कौन विभाग का था, तो ये था याद रखना आपको, ये था भू राजस्व वसूलने वाला विभाग था, भू राजस्व वसूलने वाला विभाग था। और महाबलिधिकृत ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन से। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि किस वंश योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास था, ठीक है। अब किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है आपसे, तो 95 नंबर का याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। फ्रेंड्स कब हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना, 2012 से लेकर 2017 तक में इसका टाइम था, याद रखिएगा। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे 96 नंबर, विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए समान नहीं होता है, इस कथन का सही कारण क्या है। तो कारण सही हो जाएगा लोगों की आवश्यकताएं और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा द्वितीयक संयोग के स्रोत है, तो 97 नंबर क्या हो जाएगा आपको, इनमें सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 98 नंबर की एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार निम्न विशेषताओं पे कार्य करती है, तो क्या हो जाएगा आपको प्रत्येक खरीदार और विक्रेता अलग अलग मूल्य लेने वाला है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। केवल 3 जो है वो विशेषताएं हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 99 नंबर कह रहा है कि संगठित, कथन ये कह रहा है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को निश्चित वेतन, नौकरी और सुरक्षा मिलती है। और कथन भी कह रहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को यह सुविधाएं नहीं मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए ए हो जाएगा आपको, ए और बी दोनों सही है, यानी कथन आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और कथन बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 100 नंबर की, कथन ये कह रहा है कि आधुनिक क्षेत्र में उत्पादन की तकनीक पारंपरिक क्षेत्र के अधिक उन्नत होती है। और कथन भी कह रहा है कि पारंपरिक क्षेत्र में उत्पादकता अधिक होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स हो जाएगा ना आपको ए सही हो जाएगा, सेकेंड गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ए सही है और बी गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिए आधुनिक क्षेत्र जैसे फैक्ट्री, आईटी सेक्टर में मशीनों और नई तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे आपको उत्पादकता बहुत अधिक होती है। इसके विपरीत पारंपरिक क्षेत्र जैसे खेती, हथकरघा में पुरानी तकनीक और मानवीय श्रम का उपयोग किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कथन ए सही हो जाएगा, कथन बी गलत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको बिहार दरोगा मेंस का जो खान GS एकेडमी खान सर के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें 1 से लेकर 22 प्रैक्टिस सेट हैं। तो ये पहला नंबर सेट है फ्रेंड्स। अगर ये अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।